हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेक डॉट स्टडी हब। मैं हूं अभिषेक और आज के इस वीडियो में जानेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का मॉडल सेट का सॉल्यूशन। आज जो हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस है, आगे हिस्ट्री का भी आएगा और ज्योग्राफी जैसे अन्य सब्जेक्टों को भी धीरे धीरे लाएंगे सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस सब्जेक्ट में आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलने वाला है और टोटल से 100 मार्क्स का यह सब्जेक्ट होगा। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 138 होगी, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, 30 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और 8 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कैंडिडेट के लिए, तो आप इसे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। आपका जो प्रश्न पत्र होगा 2 खंडों में विभाजित होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसे कहते हैं, और इनमें से 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? आपके ऑप्शन है ए एक दलीय व्यवस्था, 2 दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था या फिर एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। तो 1967 तक भारत में कांग्रेस की सरकारें रहीं लगभग सभी राज्यों में। तो उस समय तक भारत में एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था थी, यानी एक ही दल का, कांग्रेस पार्टी के ही आधिपत्य रहा। इस तरह से हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया? आपके ऑप्शन है ए मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद, बी ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, सी गांधी का सर्वोदय या फिर डी लेनिन का साम्यवाद। तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया गया है। आपका सही उत्तर बी होगा, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद हमारे संविधान में अपनाया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? आपके ऑप्शन है ए 1952 के पहले चुनाव के बाद, बी 1957 के दूसरे चुनाव के बाद, सी 1962 के तीसरे चुनाव के बाद या फिर डी 1967 के चौथे चुनाव के बाद। तो भारत में 1957 का जब दूसरा चुनाव हुआ तो उस समय केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, तो कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का अवसर मिला 1957 के दूसरे चुनाव के बाद। चौथा प्रश्न कहता है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी मोरारजी देसाई, सी एच डी देवगौड़ा और डी चौधरी चरण सिंह। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 1977 से लेकर 1979 तक मोरारजी देसाई रहे। हालांकि इसकी भी सरकारें 2 सालों में ही गिर गई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे वामपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है? वामपंथी पार्टी मतलब कि जो दलितों नहीं, जो गरीब वर्ग से, वंचित वर्गों से जुड़ी हुई हो, वंचित वर्गों के हितों की भलाई चाहती हो, तो हमारा सही उत्तर होगा भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी वामपंथी पार्टियों की कोटि में आता है। आपका सही उत्तर ए होगा, भारतीय जनता पार्टी। छठे प्रश्न देखेंगे कि संविधान सभा में प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी मौलाना आजाद, सी बी एन राव या फिर डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो आपका सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो संविधान सभा के प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे। आगे देखेंगे कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? आपके ऑप्शन है ए 7, बी 5, सी 6 और डी 8। तो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार 6 प्राप्त हैं। पहले 7 थे लेकिन अब 6 हो गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। ये 6 तरह के मूल अधिकार प्राप्त हैं भारतीय नागरिकों को। इस तरह से आपका सही उत्तर सी हो जाएगा 6। 8वां प्रश्न देखेंगे कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया था? ए 15 अगस्त 1947, बी 16 अगस्त 1948, सी 26 जनवरी 1950 या फिर डी 26 जनवरी 1947। तो अब इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अपना लिया गया था और इसी दिन 26 जनवरी के दिन यह पूरी तरह से लागू भी हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे कि संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए मूल अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर डी राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार। तो जर्मनी से लिया गया है राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार, क्योंकि मूल अधिकार तो लिया गया अमेरिका से,
मौलिक कर्तव्य लिए गए सोवियत संघ से। डीपीएसपी जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं वो लिया गया आयरलैंड से। तो जो बचता है डी संकट का राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार वो जर्मनी से लिया गया है। आपका सही उत्तर डी होगा। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ए प्रथम भाग में, बी तृतीय भाग में, सी चतुर्थ भाग में या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। तो पूछ रहा है कि किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो तीसरे भाग में। भारतीय संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच। आगे देखेंगे कि भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी चीन या फिर डी फ्रांस। तो भारत में एकल नागरिकता है। अब भारत के नागरिक होंगे, राज्यों के नागरिक नहीं होंगे, जैसे बिहार के, महाराष्ट्र के, गुजरात के। ऐसा यहाँ व्यवस्था नहीं है। ऐसी व्यवस्था अमेरिका में देखने को मिलेगी जहाँ राज्य के भी नागरिक होते हैं और देश के भी नागरिक होते हैं। तो एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया है। आपका सही ऑप्शन ए होगा सही उत्तर। आगे देखेंगे भारत में कितने राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? द्विसदनात्मक कहने का मतलब कि जहां विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो ऐसी व्यवस्था मात्र अभी 6 ही राज्यों में है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्य हैं जहां द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ है? ए जन अधिकार पार्टी, बी आप और सी हम पार्टी। यहाँ लिखा हुआ है डी इनमें से सभी। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। आगे देखेंगे भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत में पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। आगे चलेंगे और देखेंगे, ये हो गया सरोजिनी नायडू भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी। जो 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ है? तो यहाँ पे इनमें से सभी नहीं होगा, ये गलत आंसर है। यहाँ आम आदमी पार्टी होगा, शायद आम आदमी पार्टी सही उत्तर होगा। तो आप इसे सुधार लें, मिस्टेक से हो जाता है। आगे देखेंगे कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो अमेरिका। आपके ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, सी फ्रांस या फिर डी भारत। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। आगे चलेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके ऑप्शन है ए राजकुमारी अमृत कौर, बी महारानी एलिजाबेथ, सी एनी बेसेंट और डी विजय लक्ष्मी पंडित। आपके सही ऑप्शन होंगे विजय लक्ष्मी पंडित, जो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए प्रस्तावना प्रियम्बल, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को, प्रियम्बल को, और इसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संविधान की आत्मा। आगे लिखता है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? आपके ऑप्शन है ए चंद्रशेखर, बी वीपी सिंह, सी राजीव गांधी या फिर डी पीवी नरसिम्हा राव। तो किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? तो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था वीपी सिंह ने। आपके बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं 103वां संवैधानिक संशोधन प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? महिलाओं को आरक्षण, बी पिछड़े वर्गों को आरक्षण, सी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण या फिर डी इनमें से कोई नहीं। जो 103वां संविधान संशोधन है वो प्रदान करता है आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनको 10% आरक्षण देता है। 10% आरक्षण की बात करता है। तो आपके सही आंसर सी हो जाएगा। आगे चलेंगे, 20वां प्रश्न कहता है कि विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? विकास के साथ न्याय चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आपका सही उत्तर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। 21वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ए के एम मुंशी, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर,
सी मौलाना आजाद, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिसे आयरन मैन भी कहा जाता है। आपका सही उत्तर डी होगा। आगे देखेंगे कि कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए 73वां संविधान संशोधन, बी 74वां संविधान संशोधन, सी 75वां संविधान संशोधन या फिर डी 76वां संविधान संशोधन। नगरीय स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है 74वां संविधान संशोधन और इसे 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 1992 में। आगे चलेंगे, भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया। भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया। आपके ऑप्शन है ए 1688, बी 1757, सी 1726 या फिर डी 1820। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए 1688 में भारत का पहला नगर निगम स्थापित किया गया था मद्रास में। आगे चलेंगे, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। बहुत ही मजेदार प्रश्न है। आपके ऑप्शन है ए मुख्य न्यायाधीश, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति या फिर डी अटॉर्नी जनरल। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी उपराष्ट्रपति। आगे चलेंगे, निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। आपके ऑप्शन है ए मुख्य न्यायाधीश, बी अटॉर्नी जनरल, सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर डी इनमें से कोई नहीं। संसद को संबोधित करने का अधिकार मुख्य न्यायाधीश, इनमें से किसी को भी नहीं है। जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किसी को नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष को और राष्ट्रपति को संबोधित करने का अधिकार है संसद को। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। आगे चलेंगे, अनुच्छेद 371 का एक किस राज्य से संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी नागालैंड, डी जम्मू कश्मीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नागालैंड। 371 आर्टिकल 371 के में 10 राज्य है, जिसमें से एक नागालैंड भी है और और आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी है, सिक्किम है, मिजोरम है, अन्य कई सारे राज्य है, गोवा, कर्नाटक है, जिसमें से एक इस 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन होगा नागालैंड सी। आगे देखेंगे, किसकी सलाह पर किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। यानी हम पहले बताया कि 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो उनको अगर समाप्त करने की जब बात आएगी तो किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जाएगा। आपके ऑप्शन है विधानसभा, राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो विधान परिषद को समाप्त करने की जब बात आएगी तो उनको राज्यों की विधानसभा से, जिस राज्य की विधान परिषद को समाप्त करना है उस राज्य की विधानसभा से पास करवाना होगा बिल, तब जाके उसको समाप्त किया जा सकता है। आगे देखेंगे कि धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है ए केवल राज्यसभा में, बी केवल लोकसभा में, सी ए और बी दोनों, अर्थात राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, दोनों में से किसी में भी, और डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा लोकसभा में। जो धन विधेयक है केवल और केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है और किसी भी सभा में नहीं, राज्यसभा में इसे पारित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। आखिर संविधान को डिफाइन कौन करेगा। ए संसद डिफाइन करेगी, बी राष्ट्रपति, सी अटॉर्नी जनरल या फिर डी सर्वोच्च न्यायालय। संविधान को व्याख्या करने का अधिकार, संविधान को डिफाइन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। आगे देखेंगे, पंचायती राज शामिल है, किसमें शामिल है। ए केंद्र सूची में शामिल है, बी राज्य सूची में, सी समवर्ती सूची में या फिर डी इनमें से किसी भी सूची में नहीं शामिल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राज्य सूची में शामिल है पंचायती राज। इसी प्रकार राज्य सूची में शामिल होने के कारण कई सारे राज्यों में पंचायती राज की व्यवस्था है ही नहीं। आगे प्रश्न देखेंगे, वैसे प्रश्न आए हुए हैं। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है। जो धन विधेयक लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा से जब पास हो जाती है तो राज्यसभा में धन विधेयक को लाया जाता है, लेकिन उसे ज्यादा दिन तक रोकने की शक्ति नहीं है। तो पूछा है कि कितने दिनों तक रोक सकती है, बताना है। आपके ऑप्शन है ए 30 दिन तक, बी 14 दिन, सी 18 दिन या फिर डी 45 दिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 14 दिन। आगे देखें, निम्न में से कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी। आपके ऑप्शन है ए लिंग दोष समिति,
बी वोहरा समिति, सी दिनेश गोस्वामी समिति, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वोहरा समिति। वोहरा समिति का गठन किया गया था 1993 में और यह राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी। इसका गठन राजनीति के अपराधीकरण के लिए किया गया था। आगे चलेंगे, 33 प्रश्न पे आ चुके हैं। 33वां प्रश्न कहता है कि चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता, आचार संहिता का मतलब टर्म्स एंड कंडीशन जारी करता है, कौन जारी करता है? आपका ऑप्शन है ए संसद जारी करती है, बी राष्ट्रपति, सी चुनाव आयोग, या फिर डी मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट का सबसे मेन जज, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसे कहते हैं मुख्य न्यायाधीश। तो आचार संहिता जारी करेगा, जाहिर सी बात है कोई जज तो आकर जारी करेगा नहीं, जज तो आकर जारी करेगा नहीं। संसद क्यों जारी करेगा? राष्ट्रपति भी जारी नहीं करेगा। चुनाव आयोग जारी करेगा, चुनाव से संबंधित चुनाव के लिए टर्म्स एंड कंडीशन बनाने हैं तो चुनाव आयोग जारी करेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर सी होगा, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। शून्यकाल संबंधित है किससे? ए संसद से, बी न्यायालय से, या फिर दोनों से, संसद और न्यायालय दोनों से भी, या फिर इनमें से किसी भी से भी नहीं। तो शून्यकाल संबंधित है संसद से। जब संसद का सत्र शुरू होता है तो उसमें एक शून्यकाल भी आता है। सबसे पहले प्रश्नकाल, उसके बाद शून्यकाल, उसके बाद अन्य काल आते हैं। तो ये शून्यकाल जो संबंधित है संसद से संबंधित है। इसे 1962 में भारतीय मीडिया ने नामकरण किया था। आगे लिखता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय मानवाधिकार नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन स्थापित किया गया था। आपके ऑप्शन है ए 1990, बी 1993, सी 1995, या फिर डी 1998। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, 12 अक्टूबर 1993 को। आगे देखेंगे 36वां प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? पंचायती राज जो व्यवस्था है उसमें ए जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, या फिर इनमें से सभी। पंचायती राज व्यवस्था हम जानते हैं कि त्रिस्तरीय है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक के लेवल पे पंचायत समिति और जिला के स्तर पे जिला परिषद है। तो ये तीनों ही महत्वपूर्ण स्तर हैं पंचायती राज व्यवस्था के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सही, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? मैंने ऊपर बताया था कि आगे ऐसे प्रश्न आने वाले हैं। तो आपके ऑप्शन है ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी असम, या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा, मिजोरम। मिजोरम में पंचायती राज की व्यवस्था है ही नहीं। आगे देखेंगे और भी कई सारे राज्य हैं, जैसे मेघालय हो गया, मेघालय में भी नहीं है, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गए, ये सारे राज्य हैं जिसमें पंचायती राज की व्यवस्था है ही नहीं। तो अगर मिजोरम की जगह पे कोई और राज्य रहे तो आप उसका सही उत्तर पहचान सकें। अगला है कि भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया? हालांकि रेल बजट को 2016 से खत्म कर दिया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, और अन्य भी सामान्य जो बजट थे उसको। और तो इस प्रश्न का जो चूंकि 2016 में खत्म कर दिया गया है तो 2016 में ही अंतिम होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2016। अंतिम रेल बजट भारत में प्रस्तुत किया गया था 2016 में। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 10 दिसंबर को, बी 8 मार्च को, सी 1 मई को, या फिर डी 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। आपका सही ऑप्शन ए होगा 10 दिसंबर। आगे देखेंगे कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1949 में, बी 1950 में, सी 1951 में, या फिर डी 1952 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया था। आगे देखेंगे 41वां प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है, कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, या फिर डी 4 वर्ष। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। 2 वर्ष बाद ये सदस्य बदल जाते हैं और कई सारे दूसरे सदस्यों का चुनाव होता है। तो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल मात्र 2 वर्षों का ही होता है। आपका ऑप्शन बी सही होगा। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? ए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सी यूनिसेफ, या फिर डी यूनेस्को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है WTO। WTO आपको याद होगा कि 1995 में बना,
तो इस प्रकार ये WTO संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं होगी। आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? एक बार, वर्ष में एक बार, वर्ष में दो बार, वर्ष में एक बार, 2 वर्षों में एक बार, या फिर एक वर्ष में 4 बार? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एक वर्ष में एक ही बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक होती है। सितंबर महीने से प्रारंभ होती है यह बैठक। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एक वर्ष में एक बार। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? मैंने ऊपर बताया था कि किन किन राज्यों में विधान परिषद है। तो उत्तर प्रदेश आपके ऑप्शन है बी, बिहार है, राजस्थान भी है, कर्नाटक भी है। तीनों राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक में विधान परिषद है, लेकिन राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। आपका सही उत्तर सी होगा, राजस्थान। आगे देखेंगे कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ कहाँ हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन आपके ऑप्शन है ए, नई दिल्ली, बी, बेलग्रेड, सी, हवाना, या फिर डी, जकार्ता। आपका सही उत्तर होगा बी, बेलग्रेड। बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था। आगे देखेंगे कि भारत की संसद में कौन शामिल है? केवल लोकसभा शामिल है, केवल राज्यसभा शामिल है, या फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल है, या फिर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति? तो भारत की जो संसद है 3 अंग हैं, जिसमें से एक तो लोकसभा हो गया, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। इन तीनों के मिलने से ही हमारी संसद बनती है, भारतीय संसद का निर्माण होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा। आगे चलेंगे बिना देरी किए कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? आपके ऑप्शन है ए, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985, या फिर 73वां संविधान संशोधन 1992। तो संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और इसे मिनी संविधान भी कहते हैं क्योंकि इसमें 59 प्रावधान, 59 ऐसे टॉपिक थे जिस पर संशोधन किया गया, इसलिए इसे लघु संविधान कहते हैं। आगे चलेंगे, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना। लद्दाख चूंकि पहले 7 ही केंद्र शासित प्रदेश थे, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाले हिस्सों को बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। तो लद्दाख पूछ रहा है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश किस वर्ष बना? 2017 में, 2018 में, 2019 में, या फिर 2020 में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2019 में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना। अगला प्रश्न है कि शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? 1, 2, 3 या फिर 4? शीत युद्ध के दौरान 1945 से 1991 के बीच शक्ति के 2 केंद्र थे, एक पूर्वी खेमा, एक पश्चिमी खेमा, अमेरिका और सोवियत संघ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2। शीत युद्ध के दौरान शक्ति के 2 केंद्र थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त है, या फिर राज्यों को, या फिर पंचायती व्यवस्था को, या फिर ए और बी दोनों, यानी केंद्र और राज्य दोनों को? तो संघीय व्यवस्था में अधिक शक्तियां प्राप्त है केंद्र को, केंद्र सरकार को ज्यादा ताकत दी गई है। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? टेम्पोररी मेंबर कितने होते हैं सुरक्षा परिषद में, सिक्योरिटी काउंसिल में? आपके ऑप्शन है ए 10, बी 14, सी 15, या फिर डी 17। तो अस्थायी सदस्य होते हैं 10 और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। टोटल से सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी और 5 अस्थायी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 10। अगला प्रश्न है इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं थे? आपके ऑप्शन है ए सुकर्णु, बी यासार अराफत, सी मार्शल टिटो, या फिर डी पंडित नेहरू। तो ये जो सुकर्णु, मार्शल टिटो, जोसेफ मार्शल टिटो, पंडित नेहरू, ये सभी गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित थे, लेकिन यासार अराफत नहीं थे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या है सामान्य, जनरल अगर देखा जाए जनरली? ए राष्ट्रीयकरण, बी अंतर्राष्ट्रीयकरण, सी ध्रुवीकरण, या फिर डी एकीकरण। तो वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ होता है कि जो विश्व की अर्थव्यवस्था से देश की अर्थव्यवस्था को एकीकृत किया जाए, यानी एकीकरण किया जाए, यूनिफिकेशन किया जाए। इस प्रकार हम देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ते हैं, यानी उनका एकीकरण किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी एकीकरण। अगला प्रश्न है कि दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना इनमें से किस राज्य में हुई? दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना ए गुजरात में, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, या फिर डी आंध्र प्रदेश। तो दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना महाराष्ट्र राज्य में हुई थी। आपका सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किन्हें जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए
के कामराज, बी एस निजलिंगप्पा, सी लाल बहादुर शास्त्री या फिर डी चंद्रशेखर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चंद्रशेखर। कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे, यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संबंध किस पार्टी से था, किस पॉलिटिकल पार्टी से वे संबंधित थे। आपके ऑप्शन है ए भारतीय जनसंघ, बी भारतीय साम्यवादी दल, सी सोशलिस्ट पार्टी या फिर डी स्वतंत्र पार्टी। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ से संबंधित थे। आपका सही उत्तर ए होगा। 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था, यानी किस आधार पर 1956 में राज्यों को दोबारा पुनर्गठित किया गया, राज्यों को विभाजित किया गया। ए भाषा के आधार पे, बी भौगोलिक क्षेत्र, सी जाति या फिर डी धर्म। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भाषा। भाषा के आधार पे ही आंध्र प्रदेश बना, महाराष्ट्र गुजरात बने, हरियाणा पंजाब, ये सारे राज्य भाषा के आधार पर ही बनाए गए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा, ऑप्शन ए भाषा। अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश भारत में कितने हैं अभी वर्तमान समय में। आपके ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 8 या फिर डी 9। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 8। अभी वर्तमान में 8 संघ शासित प्रदेश हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर हवेली और दमन और दीव, पांडुचेरी हो गया, और फिर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ये 8 टोटल संघ शासित प्रदेश है भारत में। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। आपके ऑप्शन है ए 1951 से 56, बी 1952 से 57, सी 1947 से 52 या फिर डी 1961 से 66। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक थी। 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 और तीसरी 61 से 66। आगे देखेंगे कि सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया। ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र या फिर डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बिहार। बिहार में पंचायतों में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न है कि तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित था। तेलंगाना आंदोलन वही आंदोलन है जिसने आंध्र प्रदेश का गठन किया, तेलंगाना का गठन किया 2014 में। तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित था, आंध्र प्रदेश से अलग होने के लिए मांगे की गई थी। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल जो कोर्ट होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। आपके ऑप्शन है ए 12, बी 14, सी 15 या फिर डी 18। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं और प्रत्येक जज 9 वर्षों तक कार्य करते हैं, यानी कि उनका जो टेन्योर होता है वो 9 वर्षों तक होता है, 9 वर्षों तक शासन चलाते हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा सी 15। अगला प्रश्न है कि दूसरी दुनिया, अब दूसरी दुनिया से भली भांति समझते होंगे जो कम्युनिस्ट देश हैं। दूसरी दुनिया शासक किन देशों से था, तो मैंने उत्तर तो बता ही दिया, कम्युनिस्ट देशों से, जिसमें चाइना आता है, यूएसएसआर आता है, अन्य जो पश्चिमी यूरोप के देश थे वे कम्युनिस्ट देश नहीं थे। तो इस प्रकार दूसरी दुनिया अगर कहे तो समझिए कि कम्युनिस्ट देशों की बात चल रही है। अगला है कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। ए अंग्रेजी, बी उर्दू या फिर सी हिंदी या फिर डी बंगाली। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा किस भाषा को राजभाषा। राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब जिस भाषा में हमारे काम काज होते हैं, ऑफिशियल वर्क होते हैं, सरकारी काम जिस भाषा में हो उसे हम राजभाषा कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। तो यहाँ पे हिंदी होगा ऑफिशियल लैंग्वेज और अंग्रेजी इसी की सहायक राजभाषा है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा हिंदी। हिंदी संविधान में राजभाषा को अपनाया गया। आगे देखेंगे नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी विनोबा भावे, सी जयप्रकाश नारायण या फिर डी राम मनोहर लोहिया। नवनिर्माण आंदोलन छात्र आंदोलन का ही अगला चरण था जो गुजरात से संबंधित था और इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन, जिसे हम अंकटाड कहते हैं, तो अंकटाड की स्थापना कब हुई थी? ए 1945, बी 1950, सी 1964 या फिर डी 1977। जो अंकटाड है, संयुक्त राष्ट्र का व्यापार एवं विकास सम्मेलन, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, 1964 में हुई थी। इस प्रकार इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता था? योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता था? अभी योजना आयोग तो खत्म हो गया है, लेकिन इसके जगह पे नीति आयोग आ गया है। तो बताना है कि योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता था। ए आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी उप प्रधानमंत्री, सी लोकसभा के अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, जिस प्रकार अभी नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर डी होगा, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई देश धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहने का मतलब कि जहां धर्म को वरीयता दी जाती है। धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है मतलब वहां धर्म को वरीयता दी जाती है, यानी किसी खास धर्म के लोग वहां निवास करते हैं, किसी खास धर्म के लोगों को कुछ छूट दी जाती है, विशेष प्रावधान दिए जाते हैं। धर्मनिरपेक्ष कौन राज्य नहीं है दक्षिण एशिया में? आपके ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी भारत या फिर डी भूटान। धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है पाकिस्तान, क्योंकि भारत में किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दिया गया है, तो भारत तो हो नहीं सकता है। नेपाल भी धर्म निरपेक्ष राज्य है और भूटान भी धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राज्य कहने का मतलब कोई स्टेट नहीं, बल्कि यहाँ पॉलिटिकल साइंस में देश होता है, कोई कंट्री होता है राज्य कहने का मतलब। तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, यहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा निवास करती है और इस वजह से पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं होगा। सही उत्तर होगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? दक्षेस सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क का सदस्य नहीं है। आपके ऑप्शन है ए चीन, बी भारत, सी मालदीव या फिर डी भूटान। मालदीव, भारत, भूटान ये तीनों दक्षेस अर्थात सार्क के सदस्य हैं, लेकिन जो चाइना है, चाइना सार्क का सदस्य नहीं होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चीन। आगे देखेंगे, सीमांत गांधी के नाम से कौन पुकारे जाते हैं, यानी किसका नाम सीमांत गांधी है? आपके ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर डी महात्मा गांधी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला है, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? आपके ऑप्शन है ए 1975 में, बी 1978 में, सी 1974 में या फिर डी 1977 में। तो जनता पार्टी जिसके प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, 1977 में ही आई थी शासन व्यवस्था में। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है कि भारत देश के विभाजन से कौन कौन से प्रांत प्रभावित हुए? जब भारत विभाजित हुआ था तो कौन कौन से प्रांत प्रभावित हुए? तो इधर जो पूर्व की साइड था, ईस्ट साइड में बंगाल प्रभावित हुआ था और वेस्ट साइड में पंजाब प्रभावित हुआ था, यानी दोनों इलाके प्रभावित हुए थे एक दूसरे से। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल और पंजाब। अगला प्रश्न है, किसने कहा भारत विविधता में एकता का देश है? इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत विविधता में एकता का देश है, किसने कहा? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी महात्मा गांधी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत जो है विविधता में एकता वाला देश है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखेंगे, सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी पंजाब, सी कर्नाटक या फिर डी बिहार। तो भारत में राष्ट्रपति शासन लगता है आर्टिकल 356 का प्रयोग करके। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, जिसे हम राज्यपाल शासन भी कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा बार लगा है पंजाब में और पहली बार भी लगा है पंजाब में। पहली बार पंजाब में ही राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और सबसे ज़्यादा बार अभी कहीं लगा है तो पंजाब में ही राष्ट्रपति शासन सबसे ज़्यादा बार लगी है। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पंजाब। आगे देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का
मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, बी द हेग, सी जिनेवा और डी ओस्लो। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क वाशिंगटन में स्थित है, जो अमेरिका में पड़ता है। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? ए 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरा हो जाए, सी 7 वर्ष की अवधि तक, या फिर डी 68 वर्ष की अवधि तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। यानी अगर आपको नौकरी किए हुए 6 वर्ष हो गए तब भी रिजाइन दे देंगे, या फिर 65 वर्ष आपकी उम्र हो गई तब भी रिजाइन दे देंगे। यानी जो कार्यकाल होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए उसी के हिसाब से आप रिटायर हो जाएंगे। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। आगे देखेंगे कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? ए 1967, बी 1968, सी 1969 या फिर डी 1970। कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1969 में। कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई थी, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस आर इंदिरा गांधी की और कांग्रेस ओ सिंडिकेट वाली कांग्रेस थी, जिसमें बड़े बुजुर्ग दिग्गज नेता थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1969। आगे देखेंगे भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना? आपके ऑप्शन है ए 1967 में, बी 1985 में, सी 1990 में या फिर डी 1992 में। तो भारत में दल विरोध से संबंधित कानून 1985 में बना 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1985। आगे देखेंगे अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए भीमराव अंबेडकर, बी घासीराम, सी मायावती या फिर डी रामविलास पासवान। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है कि मुक्त व्यापार का अर्थ क्या होता है? कर मुक्त लेन देन यानी टैक्स फ्री, कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, इसका मतलब ये होता है मुक्त व्यापार का मतलब। या फिर बी सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति, यानी जो ऑफिशियल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं व्यापार को लेकर वो सभी से मुक्ति मिल जाएगी। या फिर इच्छानुसार व्यापार। तो देखें कि मुक्त व्यापार में सरकारी प्रतिबंधों से तो मुक्ति मिलती ही है, थोड़ा बहुत टैक्स में भी कमी की जाती है, और तो अब इच्छानुसार व्यापार होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। आगे देखेंगे भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश के श्रेणी में कब शामिल किया गया? ए 2006, बी 2008, सी 2009 या फिर डी 2014। तो भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश के श्रेणी में शामिल किया गया 2008 में। 6 सितंबर 2008 को भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। अगला प्रश्न है गांधीवादी समाजवाद। इस शब्द से बखूबी परिचित होंगे। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? यानी कौन सी पार्टी चाहती थी कि गांधीवादी समाजवाद स्थापित हो हमारे समाज में? ए समाजवादी पार्टी, बी साम्यवादी पार्टी, सी स्वतंत्र पार्टी या फिर डी जनता पार्टी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जनता पार्टी। जनता पार्टी ने गांधीवादी समाजवाद की स्थापना पर जोर दिया था। इनका मुख्य उद्देश्य गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना था। इसका सही उत्तर डी होगा ऑप्शन डी जनता पार्टी। अगला प्रश्न है 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? ए जनता पार्टी, बी समाजवादी पार्टी या फिर सी साम्यवादी पार्टी या फिर डी कांग्रेस पार्टी। जो 1977 में भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई, 1977 आते आते इनका विलय हो गया 1977 में, और ये जनता पार्टी में मिल गई। इस प्रकार इसका सही उत्तर ए होगा जनता पार्टी। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है कि संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान का मुख्य आधार निम्न में से क्या है? यानी हमारे भारतीय संविधान के अनुसार हमारे समाज में कौन व्यक्ति पिछड़ा है और कौन व्यक्ति पिछड़ा नहीं है, इसका जो मापदंड है कैसे पता किया जाए? जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, या फिर सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति के आधार पे, या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर उपयुक्त सभी नहीं होगा। उपयुक्त सभी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति। यानी व्यक्ति वह कितना पढ़ा लिखा है, समाज में उसकी क्या स्थिति है, लोग उसे प्रताड़ित करते हैं, उसका शोषण करते हैं, उनकी सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति को पहचान कर ही पिछड़ा और पिछड़ा
नहीं होना माना जाएगा। तो इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति। अगला प्रश्न देखेंगे कि उल्फा उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। इस देश का आतंकवादी संगठन आपको बताना है। ए श्रीलंका का, बी पाकिस्तान का, सी भारत का या फिर डी रूस का। तो उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, भारत में एक आतंकवादी संगठन है उल्फा। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। ए एम एस स्वामीनाथन, बी वर्गीज कुरियन, सी यू आर राव या फिर डी बीजी राव देशमुख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन थे। इसका सही उत्तर होगा ए। लेकिन विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। आगे देखेंगे कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? मूल संविधान के द्वारा, या फिर 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, सी 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, या फिर डी 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष घोषित शुरू से किया गया था, लेकिन कोई प्रमाण नहीं थे, इसलिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और उसमें प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुई थी। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुई थी। ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, या सी हरियाणा, या फिर डी बिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारतीय किसान यूनियन की स्थापना पंजाब राज्य में हुई थी 1972 में। 1972 में भारतीय किसान यूनियन बना था और पंजाब में इसकी स्थापना की गई थी। अभी भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं वो राकेश टिकैत हैं। अगला है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था। आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी बिहार, या फिर डी उत्तर प्रदेश। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से संबंधित है और इसमें ताड़ी की बिक्री बंद करो के भी नारे दिए गए थे। तो इस प्रकार सही उत्तर होगा ए आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है 1951 में कांग्रेस से अलग होकर आचार्य कृपलानी ने किस पार्टी की स्थापना किया था। ए समाजवादी पार्टी, बी किसान मजदूर प्रजा पार्टी, सी मजदूर पार्टी किसान मजदूर पार्टी, या फिर डी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो 1951 में कांग्रेस से अलग हो गई थी आचार्य कृपलानी और एक अपनी खुद की पार्टी बनाई थी किसान मजदूर प्रजा पार्टी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी किसान मजदूर प्रजा पार्टी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक संस्था मतलब वैसी संस्था जिसका जिक्र संविधान में किया गया है, मूल संविधान में जिसका वर्णन है उसे संवैधानिक संस्था कहते हैं। ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी संघ लोक सेवा आयोग, या फिर डी चुनाव आयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नीति आयोग। नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं मिलता। लेकिन वित्त आयोग उसका भी वर्णन संविधान में है, चुनाव आयोग का भी वर्णन संविधान में है, यूपीएससी के वर्णन भी संविधान में है। इस प्रकार सही उत्तर होगा नीति आयोग। क्योंकि नीति आयोग को शासन व्यवस्था सही से चल सके इसके लिए बनाया गया था, प्लानिंग करने के लिए बनाया गया है नीति आयोग को। यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। इस प्रकार इसका सही उत्तर यह होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सही है। यानी भारत की जो विदेश नीति है वो कैसी विदेश नीति है। आपके ऑप्शन है ए नस्लीय भेदभाव की समाप्ति के प्रयास। भारत चाहता है कि नस्लीय भेदभाव की समाप्ति हो, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर दोनों पे। मानवाधिकार की रक्षा का प्रयास हो, यानी व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार आए, आर्थिक सामाजिक उनकी जो विकास की दर है वो बढ़े, या फिर सी उपनिवेशवाद का विरोध, यानी जो लोगों देशों को गुलाम बनाए जा रहे थे उनका इन्होंने विरोध किया है। तो आपको बताना है कि विदेश नीति में उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी भारत तीनों ही मुद्दों पर सहमत है। नस्लीय भेदभाव की समाप्ति भी चाहता है, मानवाधिकार की रक्षा की भी प्रयास करते रहता है और उपनिवेशवाद का विरोध तो करता ही है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी उपयुक्त सभी। अगला है भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय विदेश नीति के निर्माता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित थी। आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी बिहार,
या फिर डी मद्रास। तो जस्टिस पार्टी संबंधित है मद्रास से, जस्टिस पार्टी मद्रास से संबंधित है और इनका गठन 1916 में हुआ था जस्टिस पार्टी का। आगे चलेंगे, 1974 के बिहार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? ए किसान आंदोलन, बी छात्र आंदोलन, सी महिला आंदोलन या फिर डी ताड़ी विरोधी आंदोलन। जो 1974 में बिहार में आंदोलन हुए थे जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में, तो उस आंदोलन का नाम था छात्र आंदोलन। जो शुरू तो हुआ था गुजरात से, लेकिन धीरे धीरे मार्च 1974 तक पूरे बिहार भारत तक पैर पसार चुका था। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी छात्र आंदोलन। आगे देखेंगे 96 प्रश्न पे आ चुके हैं। द्रविड़ मुनेत्र कशगम के संस्थापक कौन थे? द्रविड़ मुनेत्र कशगम के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है ए रामास्वामी नायकर, बी सी अन्नादुरई, सी जयललिता या फिर डी इनमें से कोई नहीं। द्रविड़ मुनेत्र कशगम जो पार्टी है उसके संस्थापक है ईवी रामास्वामी नायकर, जिसे पेरियार भी कहा जाता है। इनका एक अलग नाम है, एक और नाम है, पेरियार के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है ईवी रामास्वामी नायकर को। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे देखेंगे क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन किया गया? ए नागालैंड, बी मिजोरम, उपयुक्त दोनों यानी नागालैंड और मिजोरम दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्षेत्रीय असंतुलन के कारण पूर्व के बहुत से राज्य थे जिनका गठन किया गया जनजातीय और आदिवासी विद्रोह के कारण, तो इनमें नागालैंड भी शामिल है और मिजोरम भी शामिल है। इनका गठन क्षेत्रीय संतुलन के कारण होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अगला है नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? ए बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, या फिर डी महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नर्मदा घाटी परियोजना से मध्य प्रदेश प्रभावित होता है, गुजरात प्रभावित होता है और महाराष्ट्र प्रभावित होता है। ये जो 3 राज्य हैं ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? आपके ऑप्शन है ए 1984, बी 1989, सी 1991 या फिर डी 1996 1996। तो भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 में की गई थी पीवी नरसिम्हा राव के काल में। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न भी है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए धनीखलाल मंडल, बी वीपी सिंह, सी बीपी मंडल या फिर नीतीश कुमार। मंडल आयोग के अध्यक्ष थे वीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। यहाँ हमारा 100 ऑब्जेक्टिव्स खत्म होते हैं। ऑब्जेक्टिव की जो कैटेगरी है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 2-4 प्रश्न ऐसे थे जो करंट से पूछे हुए हैं, जैसे कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, संघ शासित प्रदेश है, और भी 2-4 प्रश्न थे, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इनको आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम थ्योरी को देख लेते हैं एक झलक में। सेक्शन बी हो गए, खंड बी। इसमें लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, शॉर्ट जो होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। इसमें लघुत्तरीय प्रश्न कितने होंगे? 1 से 30 तक लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनमें 15 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा और टोटल से 30 मार्क्स होंगे। चलिए शुरू करते हैं। शीतयुद्ध कहता है, शीतयुद्ध से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर मतलब 1945 से 51 के बीच में जो कहासुनी चल रही थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, उससे ही तो शीतयुद्ध कहते हैं। इसमें गोली बंदूक नहीं चला, मारकाट नहीं हुआ, लेकिन इसकी संभावना बहुत ज़्यादा थी कि मारकाट हो, परमाणु बम चले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसे ही शीतयुद्ध कहते हैं, यानी ठंडे तरीके से एक तरह से लड़ा गया युद्ध शीतयुद्ध कहलाता है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज प्रश्नकाल? प्रश्नकाल क्या है? व्हाट इज क्वेश्चन आर? तो प्रश्नकाल में जैसा कि मैंने बताया, संसद की जब कार्यवाही शुरू होती है, जब सत्र प्रारंभ होते हैं, तो उसमें प्रश्नकाल भी होता है, उसके बाद शून्यकाल होता है, उसके बाद लंच होते हैं। तो प्रश्नकाल जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कई प्रकार के प्रश्नों की कैटेगरी होती है, उसे हम प्रश्नकाल कहते हैं, जो संसद के प्रारंभ होने पर चलती हैं। तो इसका उत्तर भी आप लिख सकते हैं आसानी से। अगला प्रश्न की समानता को परिभाषित करिए। समानता मतलब डी इक्वालिटी, यानी समाज में समानता हो, सभी की आर्थिक स्थिति बराबर हो, ना कोई ज़्यादा अमीर हो ना कोई ज़्यादा गरीब हो, इसकी अगर खाई अगर बराबर होगी तो हम समानता कहेंगे। समाज में हर व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, तो इसे हम समानता कहेंगे। आसानी से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय का मतलब कि जो समाज में आपकी स्थिति क्या है, आपको समाज में न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको शोषण हो रहा है समाज में, आप प्रताड़ित किए जा रहे हैं,
सामाजिक न्याय उसे ही कहते हैं। तो आप इसे भी लिख सकते हैं। अगला है कि दल बदल का क्या अर्थ है। तो दल बदल जैसा कि एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, दल बदल को 52वां संविधान संशोधन के दौरान 1985 में लाया गया। दल बदल होता था कि जो लोग चुनाव जीत जाते थे, जो सांसद चुनाव जीत कर आते थे, वो जिस पार्टी से जीते हुए थे उस पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में चले जाते थे। तो इस वजह से जो जीती हुई पार्टी थी उनको बहुत धोखा होता था, उनकी सरकारें नहीं बन पाती थी। तो इस कारण से दल बदल व्यवस्था लाया गया। और अब ऐसा नियम बन गया है कि कोई भी व्यक्ति दल बदल नहीं कर सकता। अगर दल बदल करता है तो उसकी योग्यता समाप्त कर दी जाएगी और फिर सांसद या विधायक है जो नहीं रह पाएगा। तो ये दल बदल यही है और इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था। अगला है पंचशील क्या है। पंचशील भारत और चाइना के बीच में एक समझौता कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे एग्रीमेंट हुए थे जिसमें आपसी मुद्दों को पर एक दूसरे के ताक झांक नहीं करेंगे, मतलब कि एक दूसरे को ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे एक दूसरे के मामले में। पंचशील था और 1954 में पंचशील समझौता हुआ था भारत और चाइना के बीच में। 2 नंबर के हैं, मात्र 5-6 लाइन में आपको उत्तर देना होगा। तो ये समझ गए पंचशील क्या होगा। अब गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। कोलिएशन गवर्नमेंट, जब सरकार बनाने के लिए एक समुचित सीटें नहीं मिल पाती हैं, जैसे कि जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता है, सरकार बनाने की पर्याप्त सीटें नहीं मिल पाती हैं, तो अलग अलग पार्टियों से गठबंधन करती है और इसमें 2-3 पार्टी शामिल होती हैं और अपनी सीटों को साझा करती है जिस कारण वो सरकार चला सके। तो इसे ही गठबंधन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट जब संसद कोई कानून बनाती है तो कानून सही है या फिर नहीं है उसकी जांच करने के लिए जुडिशियल रिव्यू होता है, तो उसे न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। और ये खुद संसद सुप्रीम कोर्ट पे भी लागू होता है, यानी जब वो फैसला कुछ सुना देता है, उस फैसले में अगर सुधार है, आगे चलकर कोई फैसला पर्याप्त नहीं था, अच्छा नहीं था, तो उस फैसले में खुद सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को बदल सकता है। उसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। यानी अपने फैसलों का दोबारा से अवलोकन करेगा, न्यायिक पुनर्विलोकन करेगा, तो उसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता के लिए क्या शर्तें हैं। यानी कोई पार्टी क्षेत्रीय दल कब बनेगी, कोई पार्टी क्षेत्रीय पार्टी कब कहलाएगी और राष्ट्रीय पार्टी कब कहलाएगी। तो क्षेत्रीय पार्टी बनने के लिए सबसे पहले तो उस राज्य में कम से कम 2 सीटें होनी चाहिए। विधायक वहाँ के उस पार्टी के 2 विधायक चुनने चाहिए, या फिर 3% सीटें चाहिए। दो विधायक या फिर 3% सीटें चाहिए तो क्षेत्रीय पार्टी के रूप में आ जाएंगे। वहीं अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहता है तो उसे लोकसभा में तीन राज्यों में से 4 सीटें चाहिए। 3 राज्यों में से 4 सीटें या फिर 11% सीटें चाहिए तो क्षेत्रीय राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। तो ये सब कंडीशन थे क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी के। अगला है कि पर्यावरण संरक्षण के किन्हीं 2 उपायों को लिखें। यानी पर्यावरण को किस तरह से संरक्षित किया जाएगा, उनको संरक्षण के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए, संरक्षण के लिए 2 उपाय बताने। तो सबसे पहले जो अत्यधिक वाहन बढ़ रहे हैं उनको, अब सीएनजी गैस वाले वाहन ज़्यादा चलाए जाएंगे तो उससे फायदा रहेगा क्योंकि उससे जो प्रदूषण नहीं होता है। बैटरी वाला जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको प्रोत्साहित किया जाएगा और पेट्रोल और डीजल वाली जो गाड़ियां हैं उनको थोड़ा बंद किया जाएगा। तो एक तो पर्यावरण में प्रदूषण नहीं होगा और दूसरा जो अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाने चाहिए, इसमें पर्यावरण संरक्षण को सहायता मिलेगी। अगला है अध्यादेश क्या है। व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस। अध्यादेश मतलब समझिए, जब संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और विंटर सेशन यानी शीतकालीन सत्र। जब ये तीनों सत्र नहीं चल रहे होते हैं और टेम्पोररी अगर कोई इमरजेंसी में कोई कानून बनाना होता है तो कानून राष्ट्रपति बनाएगा। और कानून जो कि संसद से तो बना नहीं है, उसको तो राष्ट्रपति ने बनाया है, तो वो अध्यादेश कहलाएगा। यानी राष्ट्रपति के द्वारा इमरजेंसी में बनाया गया कानून अध्यादेश कहलाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। संघीय व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। आपको बताना है संघीय व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। तो संघीय व्यवस्था यानी जो फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि एक सेंटर होता है, एक बहुत सारे स्टेट होते हैं और वो जो स्टेट होते हैं एक दूसरे से, सेंटर से जुड़ा होता है, को रिलेटेड होता है और उसकी सहायता से ही कार्य होते हैं। तो इसे हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग होती हैं, लेकिन एक दूसरे की जांच कर सकती है समय समय पर अगर पर्याप्त न लगे तो। अगला है इकरारी नागरिकता से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इकरारी नागरिकता क्या होता है। जब आप देश के नागरिक होते हैं तो इकरारी नागरिकता होता है। जब देश और राज्य दोनों के नागरिक होते हैं तो दोहरी नागरिकता होती है। तो इकरारी नागरिकता से ही मतलब होता है कि जब आप किसी
देश में सिर्फ वह देश के नागरिक हों। जैसे भारत में आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं, आप बिहार में रह रहे हैं तो बिहार के नागरिक नहीं हैं, आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो महाराष्ट्र के नागरिक नहीं हैं, भले ही निवासी भले हो सकते हैं लेकिन नागरिक सिर्फ भारत के ही हैं। लेकिन अमेरिका में क्या होता है कि वहाँ देश का भी नागरिक होता है, जैसे अमेरिका का, और किसी शहर में है, किसी अलग स्टेट का है, न्यूयॉर्क का है, वाशिंगटन का है, तो उसका भी आप नागरिक होंगे। लेकिन भारत में नहीं है, भारत में एकारी नागरिकता है। तो एकारी नागरिकता से समझ गए कि आप क्या होता है। अगला है कि गणतंत्र से आप क्या समझते हैं। गणतंत्र का मतलब होता है कि जहां राष्ट्राध्यक्ष, जो राष्ट्र के जो प्रमुख होते हैं, उनका चुनाव होता है तो उन्हें गणतंत्र कहते हैं। जैसे भारत में राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। तो भारत इस तरीके से देखा जाए तो एक गणतंत्र है, रिपब्लिक है। अगला है कि नागरिक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। नागरिक स्वतंत्रता कहने का मतलब कि नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता है, नागरिक कितना खुलकर अपनी बातों को रख पाता है, नागरिक सरकार के जो नीतियां हैं उसमें उलझा हुआ तो नहीं, उसे प्रतिबंधित तो नहीं है। तो नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ यही होता है कि नागरिक स्वतंत्रता में व्यक्ति खुलकर अपने जिम्मेदारियों का पालन करेंगे और सरकार के किसी भी नीति को सही या गलत ठहराने के लिए सक्षम होंगे। अगला है कि न्यायिक सक्रियता की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करें। न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता में होता क्या है कि निर्णय के एक ऐसे सिद्धांत को संदर्भित किया जाता है यानी इंडिकेट किया जाता है जो विधि की भावना और बदलते समय पर विचार करती है, तो उसे हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं। ठीक है। अगला है कि सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, यानी देश को भड़काना, देश में दंगे फसाद कराना, मारकाट, हिंसा फैलाना सांप्रदायिकता कहलाता है। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति क्या है। तो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, दूध के उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति के जनक भारत में, श्वेत क्रांति भारत में गुजरात से शुरू हुआ था, गुजरात के आनंद जिले से। अगला है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। हैबिस कॉर्पस। हैबिस कॉर्पस होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति को कोई पुलिस गिरफ्तार कर लेती है बिना वारंट दिखाए, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के कारण उसे न्यायालय में ले जाना जरूरी होता है। आप केस कर सकते हैं कि हमें बंदी बिना किसी वजह से बनाया गया है, तो उसको न्यायालय में जवाब देना होता है उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, यानी जिस पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया है वो उस जज के सामने अपनी बातों को रखेगा कि हम इस कारण से इसको गिरफ्तार किए हैं, उसे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहता है। आगे नाटो का पूरा नाम, नाटो का पूरा नाम होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। अगला है कि प्रजातंत्र क्या है। प्रजातंत्र एक शासन की व्यवस्था है जिसमें प्रजा का शासन होता है, एक प्रकार से लोकतंत्र ही है, लेकिन ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र भी वर्तमान में स्विट्जरलैंड में है। अगला है कि कांग्रेस सिंडिकेट का अर्थ बताइए। कांग्रेस बताए थे कि कांग्रेस पार्टी जब 1969 में दो भागों में टूट गई थी, कांग्रेसो और कांग्रेसार इंदिरा गांधी की और कांग्रेसो सिंडिकेट वाली, तो उसमें दिग्गज नेता थे, बड़े बुजुर्ग और अनुभवी नेता थे, तो कांग्रेस सिंडिकेट वही थे। अगला है कि आर्थिक न्याय क्या है। आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि आर्थिक रूप से सभी जो है समाज के सभी व्यक्ति बराबर हों, उनके बीच जो अमीरी गरीबी का जो फासला है ज्यादा ना हो, तो उसे हम आर्थिक न्याय कहते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस। अगला है निशस्त्रीकरण क्या है। निशस्त्रीकरण मतलब कि जो अभी देश में हालात हैं, जो दुनिया में हालात है कि चारों तरफ हथियारों की होड़ लगी हुई है, तो हथियार को ना खरीदना, हथियार ना रखना ही निशस्त्रीकरण है, निशस्त्रीकरण है, यानी हम बिना हथियार नहीं रखेंगे, वो निशस्त्रीकरण कहलाता है। निशस्त्रीकरण या फिर निशस्त्रीकरण दोनों सेम ही है। अगला है कि आसियान के कौन से देश सदस्य हैं, किन्हीं पांचों का नाम लिखे, किन्हीं पांच का नाम लिखना है। आसियान के कौन कौन से देश सदस्य हैं। आसियान के 5 सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड हैं, तो आप ये लिख देंगे। अगला कहता है कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि हमारे देश जैसे भारत है, भारत में कोई बाहरी कंपनी ना आए, भारत में कोई बाहर से व्यापार करने ना आए, और हम भी बाहर व्यापार करने ना जाएं, विदेशों से व्यापार ना खरीदे, तेल ना खरीदे, गेहूं चावल कुछ भी ना खरीदे, तो बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। 1982 तक चाइना में भी बंद अर्थव्यवस्था थी, लेकिन उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला है, ओपन डोर की नीति अपनाई है, तो उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी जो मतलब बंद अर्थव्यवस्था का मतलब कि विदेशों से अपने नाते नहीं रखना, व्यापार के मामले में हम किसी से नहीं खरीदेंगे और वो भी हमसे नहीं कुछ खरीदेगा, वो बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है सीधे मायने में। अगला है कि एक ध्रुवीय विश्व क्या है। एक ध्रुवीय विश्व का मतलब होता है, यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब होता है कि विश्व में कोई एक महाशक्ति हो और उसी के अनुसार पूरा विश्व भी चलता हो,
कहने का मतलब कि किसी एक राष्ट्र का दबदबा हो, शक्तिशाली सुपर पावर हो, जैसे भी वर्तमान में अमेरिका है। योजना अवकाश का अर्थ बताइए। योजना अवकाश का अर्थ होता है कि जब योजना आयोग चलाए जा रहे थे भारत में, तो उस दौरान कई सारी योजना अवकाश भी हुए, यानी कई सारी योजनाओं को भंग भी किया गया, जैसे 1951 से 56, पहली, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 67 तक थे, फिर 67 से लेकर 69 तक ये योजना अवकाश है, पहला योजना अवकाश। ऐसे भारत में 2 बार योजना अवकाश लगाए गए, चूंकि उस दौरान स्थितियां बहुत बिगड़ गई थी। अकाल आ गया था, भुखमरी की व्यवस्था थी, वित्तीय संकट आ गए थे, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतें भी बढ़ गई थी। तो इस कारण से योजना अवकाश को लाया गया था, और योजना को, पंचवर्षीय योजना था, उन्हें रोक दिया गया था। अगला है कि नई विश्व व्यवस्था क्या है। नई विश्व व्यवस्था क्या है? तो में नई विश्व व्यवस्था में होता क्या है कि भू राजनीतिक समीकरण जो होते हैं, एक से अधिक लेन देन बढ़ते हैं और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से प्रेरित होते हैं। शीत युद्ध के खत्म होने से भारत के लिए नए अवसरों को दरवाजे खुले। यह एक तरह से नई वैश्विक व्यवस्था थी, और विश्व के अनेक देशों में इस तरह की व्यवस्था बनाई गई, तो इसे नई विश्व व्यवस्था कहते हैं। अगला है कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। जो वैश्वीकरण में टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है। तो वैश्वीकरण में टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा योगदान है, या फिर यूं कहें कि जो वैश्वीकरण है प्रौद्योगिकी के माध्यम से ज्यादा है। आज हम अमेरिका में बने कपड़े पहन रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं, नीली जीन्स, या फिर बहुत सारे चाइना के माल भारत में आ रहे हैं। हमारे अपने विचार खुद अमेरिका में जा रहे हैं, चाइना में जा रहे हैं, यानी हम एक जगह में बैठ के, एक रूम में बैठ के भी विश्व की विचारों से प्रभावित हो रहे हैं, उनकी वस्तुएं खरीद रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का ही तो परिणाम है। टेक्नोलॉजी के कारण ही हम अपने हाथ में मोबाइल लेकर चाइना की खबर को देख लेते हैं, अमेरिका की खबर को देख लेते हैं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये सारी जानकारी हमें किस की मदद से मिलती है? प्रौद्योगिकी की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से। तो वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा योगदान है। अब यहाँ से आपके दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्षेत्रीयतावाद पर लघु निबंध लिखिए। क्षेत्रीयतावाद समझ जाइएगा कि क्षेत्रीयतावाद मतलब होता है कि अपने देश के अंदर किसी क्षेत्र विशेष को क्षेत्रीयतावाद कहते हैं। जब उसके हित की बात सोचे जा लगता है, जब लोग अपने देश की भलाई की न सोचकर अपने क्षेत्र विशेष के बारे में ज्यादा सोचते हैं, स्वायत्तता की बात करने लगते हैं, तो क्षेत्रीयतावाद कहलाता है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का वर्णन करना है। तो भारतीय राजनीति में कहने की बात नहीं है कि जाति की भूमिका कितनी है। जाति हमारी भारतीय राजनीति में समाई हुई है, उनका अंग बन चुकी है, और पूरी तरह से उसके चंगुल में आ चुका है जो भारतीय राजनीति है। यानी पूरी जो भारतीय राजनीति का समीकरण है जाति पर ही आधारित है। तो इस प्रकार जाति की भूमिका बहुत विशाल है, आप लिख सकते हैं। डिस्क्राइब करना है, 5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। अगला है कि सुरक्षा परिषद के कार्यों का मूल्यांकन करें। जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो यूएन का अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। उसका काम ये है कि जो हालात हैं, जो विश्व में हालात बन रहे हैं, कोई देश, 2 देश आपस में लड़ ना जाए, शांति समझौता कराना, शांति बरकरार कराए रखना, ये सारे उनके मुख्य कार्य हैं। अगला है कि ग्राम पंचायतों के कार्यों का वर्णन करें। ग्राम पंचायत का कार्य होता है कि जो ग्राम स्तर पे है, पंचायत स्तर पे है और जिला स्तर पे है, इन तीनों के स्तर पे त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का निर्माण करना और गाँव की समस्याओं को सुलझाना, और मनरेगा जैसे अन्य पंचायत से जुड़े हुए कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर लागू करवाना ग्राम पंचायतों के कार्य होते हैं। दक्षेस के उद्देश्यों को बताना है। तो दक्षेस का फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशिया सार्क एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। तो सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो दक्षिण एशिया के देश हैं अपने में व्यापार करना, अपना सहयोग करना, अपना जो सामरिक स्थिति है उसको बढ़ाना, किस तरह से बढ़ाया जाए, इस वजह से सार्क का गठन किया गया था। अगला है कि नक्सलवाद पर टिप्पणी करना है। नक्सलवाद पर टिप्पणी, जो नक्सलवाद है पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ है, वो अभी तो वर्तमान राज्यों में फैल चुके हैं, बहुत सारे राज्य हैं जिसमें फैल चुके हैं। तो नक्सलवाद एक तरह से आतंकवाद का ही एक कह सकते हैं कि भाग है। तो नक्सलवाद पे टिप्पणी करना है, आप लिख सकते हैं नक्सलवाद के बारे में। भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की विवेचना करें। जो भारत के पड़ोसी देश हैं सभी के साथ तो मधुर संबंध है। भी श्रीलंका की स्थिति खराब हो गई है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना से भारत के अच्छे संबंध नहीं है, वो शत्रु देशों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। अभी भूटान, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सभी देशों से अच्छे संबंध हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान और चाइना से भी भारत के अच्छे संबंध नहीं हैं। तो आप लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोतों को करें। जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं वो भारतीय संविधान किन किन स्रोतों से लिखा गया है। जैसे नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लाया गया, मौलिक कर्तव्य अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से,
और जो मौलिक अधिकार थे अमेरिका से, ये सारे जो प्रावधान लाए गए हैं वो सब बताना है कि कौन कौन से प्रावधान कहाँ कहाँ से लाए गए, यानी कौन कौन विदेशी स्रोतों का वर्णन करना है। यहाँ पे हमारा प्रश्न की संख्या खत्म हो जाती है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए हम आगे नहीं ज़्यादा वर्णन करेंगे, बात नहीं करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास जाती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।